चलिए, रेट के लिए नहीं, अगर तुम अपना पीजीबीपी के खत्म हो गए एंड में भी कर लोगे, बीच में भी कहीं आ गया तो भी चल जाए। ठीक है बच्चे, चलिए 32 सबसेक्शन 2 इज अनएब्सॉर्ब। और अगर मैं आपको सही मायने में बोलूं तो आप ये कर चुके हो, याद है आपको कौन से चैप्टर में करा था? सेट ऑफ के अंदर वर्ड टू वर्ड वही बात लिखने वाला, कोई नई बात नहीं। तो 32 सबसेक्शन 2 इज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपको ध्यान है मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन की वजह से क्या नहीं आ सकता, लॉस नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप एक छोटा सा वर्ड ऐसे लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता। ओके, और इसको दोबारा समझा देते हैं जी एक बार दोबारा से। सपोज करो आपकी पीजीबीपी इनकम आ गई है, लेकिन वह दो खर्चे माइनस नहीं हुए, एक्सेप्ट सैलरी एंड डेप्रिसिएशन। और कितने की इनकम है सर? 500। अब आप बेटर रियलाइज कर पा रहे हो कि किस तरीके से स्टार्ट होता है और एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं पहले क्या माइनस करूं बच्चे? सैलरी या डेप्रिसिएशन? सैलरी। मान लीजिए सैलरी है 300 और मान लीजिए डेप्रिसिएशन है 150। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज योर पीजीबीपी? है जी 50। यही होता है ना बच्चे, ये लॉस है या इनकम ही है? इनकम है, तो अपना जीटीआई में पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। बट सपोज करो बच्चे, अगर 500 होता और ये 300 होता और ये भी एक्चुअल में 300 होता डेप्रिसिएशन, हाँ, तो मैं यहाँ पे -100 लिखूं या मैं निल लिखूं? निल लिखूं, वेरी गुड। और कितना पर सर, वो तो 500 माइनस हुआ होगा, तो आप मुझे बताइए कितना डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ? उसको क्या बोला जाता है बच्चे? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद सर 500 है, 600 का सैलरी, ओहो, और 300 का डेप। अब बताइए पीजीबीपी में क्या आएगा? निल। माइनस माइनस 100। हाँ जी, क्योंकि बेटे सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता, बाकी सब में तो आ सकता है ना। समझ रहे हो? तो आपने 600 का 600 माइनस करा, और आप ये कह सकते हैं इसको क्या बोल रहे हो बच्चे? बिजनेस लॉस। और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना बच्चे? 300। और मैंने आपको अनएब्सॉर्ब्ड के बारे में एक चीज लिखवाई थी, इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर इनफाइनाइट पीरियड। दूसरी बात, अगर ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मान लो पहले साल ही आई है, तो क्या ये बाकी हेड में जा सकती है? यस। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। किसी भी हेड से हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। कहिए बच्चे, क्लियर है? तो ये हमारा सारा का सारा बच्चे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में था। ये भी आपको ना कई बार पेपर में आ जाता है। लिख लिया सबने?
अगर आपको यहाँ तक क्लियर है ना, तो आपका डेप्रिसिएशन का सारा डेटा डन है। बस आपको बस क्या देखना है सर, वो ब्लॉक कौन से, रेट कौन से, वो लिखने का डेटा है। उसमें तब करूंगा जब हमने काफी डेटा लोड कर रखा है, तो कभी भी रेट खोल। आइए अब दिमाग लगाने वाली चीजें करते हैं। हेडिंग डालिएगा 43B। अरे सर ये कौन से सेक्शन में ले गया बेटे? 43B क्या कह रहा है सुनिएगा जरा। 43B की हेडिंग है जी, डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। एक बात बताइए, सपोज करो एक कंपनी है रिलायंस, और रिलायंस ने, और मैं कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, इसको ना लिखना मत, चलो लिख लो एक बार, पर लिखना मत, मतलब मत लिखना, ठीक है, मत लिखना। एक बार नीचे आ रहा है, लिखना पड़ेगा। तो रिलायंस ने 25-26 में कितनी सैलरी ड्यू करी है? मान लीजिए कितने रुपए बच्चे? 600 रुपए। तो आप मुझे बताइए पीएनएल में कितना दिख रहा होगा? 600। बहुत अच्छी बात। और पे कितनी करी थी बच्चे? 400। तो बस मेरा आपसे जो सवाल है वो बताइएगा, क्या रिलायंस ने अपना पीएनएल बनाया होगा? बहुत अच्छी बात है जी। क्या पीएनएल में सैलरी दिखाया होगा? बहुत अच्छी बात है जी। कितना खर्चा है? क्योंकि अकाउंट जो है वो हमारा किस बेसिस पे चलता है भैया? ड्यू बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस पे। और भाई जो खर्चा है वो खर्चा है। लेकिन मेरा आपसे सवाल, 25-26 की पीजीबीपी बनेगी? ए भैया, सपोज करो सेल्स थी 1000 की, तो नेट प्रॉफिट बताइए कितना आया? 400। सेट है ना ये बात? तो आप मुझे बताइए, मैं तो सर पीजीबीपी की कंप्यूटेशन कहां से स्टार्ट करूंगा? नेट प्रॉफिट से, जो कि 400 है। अब आप मुझे बताइए, क्या इनकम टैक्स भी आपको ड्यू बेसिस पे डिडक्शन दे देगा या पेमेंट बेसिस पे? एंड लेट मी टेल यू, पेमेंट बेसिस या ड्यू बेसिस। यानी कि पीजीबीपी यानी कि इनकम टैक्स बोले, जब अकाउंट्स वाला दे रहा तो हम भी दे देते। एक तो ये होता है अकाउंट्स में क्या हो रहा है, ड्यू बेसिस पे मिल रहा है, तो इनकम टैक्स क्या बोल सकते हैं? दे देना ड्यू बेसिस। और दूसरा क्या कह सकता है? नहीं, जवाब पे करो। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस स्पेसिफिक एक्सपेंस। मैं कौन से खर्चे की बात कर रहा हूं? तो बात ऐसी है जी, सैलरी ड्यू बेसिस पे मिल जाता है एज पर इनकम टैक्स ऑल्सो। यानी कि आपकी फाइनल पीजीबीपी इनकम कितनी आ गई? 400। तो सर फिर ये क्या लिखवाया आपने? डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। इसका मतलब ये है कि आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी? पेमेंट बेसिस। कौन से खर्चे? नाम मैं लिखवाऊंगा, 8 से 10 खर्चे लिखवाऊंगा, और ये जो खर्चे हैं अगर आप पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगी, अगर आप पे नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो आप एक बात लेके चलिए, पूरा का पूरा पीजीबीपी तो ड्यू बेसिस पर है, लेकिन कुछ खर्चे जो हैं वो किस बेसिस पर है बच्चे? पेमेंट बेसिस। और अगर ये वो खर्चे का नाम आ गया, तो आपको देखना पड़ेगा भाई ये ड्यू बेसिस पर है या पेमेंट। समझ आया बच्चे? अब आइए एक चीज समझते हैं। हटा दूं इसको या बनाना चाहते हो? नहीं सर, बनाना चाहता है। ओह, बना लो फिर, चलो बना लो। मैं तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा था लिख लो बेटे इसको। लिख लीजिए बच्चे। और अब अगर इतना स्पेसिफिक पढ़ लिया है, तो इसके पीछे रीजन भी दे देता हूं बस आपको। सैलरी जो है ना, बस एक ऐड कर लेना, नॉट मेंशन्ड इन 43B, इसलिए बच गए तुम। ये खर्चा जो तुम लिस्ट पढ़ने वाले हो उसमें नहीं है, इसीलिए मिल गई डिडक्शन। अगर ये खर्चा उस लिस्ट में आएगा जो हम पढ़ेंगे, तो डिडक्शन नहीं मिलने की।
कहिए साहब जी। पहले एक बार कॉन्सेप्ट दे दूंगा फिर नोट करिए। कर लिया नोट? जल्दी करिए बच्चे। फिर इसमें एक बार समझाता हूँ। एक बार और समझाओ। मेरे को आप पे भरोसा है, आपको समझ आ चुका है। आप सिर्फ लिखने का टाइम चाह रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं चाहिए सर। लिखने का टाइम नहीं चाहिए मतलब? ये सर लिख लिया, लिख तो लिया, दोबारा से एक बार दोबारा बोल दीजिए। जो लिखा है उसी को पढ़ लेना। ओवरव्यू मिलेगा भैया, पहले कुछ पढ़ा तो, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। सेक्शन कहाँ तक जाएगा भी देखिएगा। ये भैया बात सुनो रे, मैं आपको लिस्ट दूंगा अभी उसकी। टोटल 7 से 8 पॉइंट है। पर आइए पहले एक खर्चे के बारे में सोचते हैं। और वो खर्चा क्या है बच्चे? एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे तुम अभी लिखना मत। बोनस और लीव सैलरी टू एम्प्लॉय। मैं इसके बेसिस पे पूरा एग्जाम्पल बना दूंगा लंबा, और फिर आगे के पॉइंट्स अपने आप ही वो बस खर्चे का नाम बता। आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, बोनस और लीव सैलरी टू एम्प्लॉय। अब आप मुझे बताइए। हाँ जी। और अभी टेंशन मत लो, सारी बात सामने आएगी। आप मुझे बताइए, अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया? 25-26। ठीक है जी, आइएगा। नहीं, सुनिएगा एक बार। तो सपोज करो कि आज के दिन ना, ये आज का दिन मतलब आप मान लीजिए 1 अक्टूबर 25। मैंने अपनी कंपनी में बोला था भाई ये जो एम्प्लॉय है ना, इसको कितने रुपए का बोनस दे दो? 6 लाख। अकाउंट्स का मैंने वो शिखा मैम को दे दिया उसे। अभी अभी भेजा है, 1 सेकंड में ही भेजा, जब तक तो इधर आया तब तक फाइल गई। मैं इसको भेज देता हूँ। नहीं, मैं भेज चुका हूँ पर मैं स्टिल। ठीक है, चलिए। अब आप मुझे बताइए कि बोनस ड्यू कब हुआ बच्चे? 1 अक्टूबर। ठीक है, ड्यू का मतलब भाई तुमने बहुत अच्छा काम करा और आज के दिन तुमको बोनस ड्यू हो गया, मिल जाएगा 5-6 दिन में मिल जाएगा, जो भी है सेम डे मिल जाएगा। यानी कि एक खर्चा ड्यू हो गया। यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, जनरली बोनस ड्यू हो गया 1/10 को, आपके हिसाब से कंपनी को कब पे कर देना चाहिए? जनरली क्या होना चाहिए? इससे पहले हफ्ते 10 दिन में पे कर दे, सेम डे पे कर दे, महीने भर में पे कर दे, ठीक है ना? तो भाई अगर तो उसने इधर पे कर दिया, मान लो मैं डेट ले लेता हूं 1/12/25। यानी कि कितना पे कर दिया बच्चे? 6 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है। क्या डिडक्शन मिल जाएगी? सर डिडक्शन तक तुम पहुंच ही नहीं रहे, तो दिमाग लगाओ बेटे। 25-26 की जब मैं पीजीवीपी की कंप्यूटेशन करूंगा, तो मैं इनकम टैक्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ क्या डिडक्शन मिल जाएगी? क्यों मिल जाएगी? क्योंकि पेमेंट हो गई है। कौन से साल में? खर्चा किस साल का है? 25-26। पेमेंट किस साल कर दी? 25-26। बहुत बढ़िया बात है, डिडक्शन मिल जाएगी, कहीं कोई रुकावट नहीं। और अगर पूरे साल पेमेंट ना हुई होती
और अगर पेमेंट हुई होती 1 मई 2026 को 6 लाख की, और मैं आपको कह रहा हूं रिटर्न कब भरी जाती है? 31 जुलाई 2026। सरकार को बताने कब जा रहे हो आप? 31 जुलाई को जा रहे हो ना? तो मेरा आपसे सवाल है, जब 31 जुलाई को रिटर्न भरोगे, पहले तो ये बताओ कौन से प्रीवियस ईयर की रिटर्न भरने जा रहे हो? 25-26 की आज डेट है जी। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक खर्चा जो कि एक्सपेंस था 25-26 का, उस साल में तो पे नहीं हुआ है, पर 1 मई को पे हुआ, क्या मुझे इसकी डिडक्शन 25-26 में ही मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? खर्चा कौन से साल का, पेमेंट कौन से साल की? ईयर फर्क आ गया पहली बात तो। पर क्या रिटर्न डेट से पहले कर दिया या बाद में कर दिया? तो बस सरकार कह रही है चिंता मत करो, रिटर्न डेट तक तो डेटा आ ही जाएगा हमारे पास, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। कौन से साल? 25-26। यानी कि 25-26 में ही आपको डिडक्शन इन 25-26 क्या होगा, अलाउड होगी। क्यों? क्योंकि मैं लिख देता हूं, एक्सपेंस कौन से साल का है बच्चे? तो अब आप पेमेंट की कंडीशन सुनिए। आपको पेमेंट करनी होती है या तो 25-26 में, और ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। एंड लेट मी टेल यू, आपने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई कर दिया। जिस साल का ये खर्चा था उस साल की रिटर्न 31/7 तक जानी है। चिंता मत करिए, 31/7 तक अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ जी, ऑन और बिफोर है जी। 26-27 वाले ईयर में होगी ना? हाँ जी, तो आपने 25-26 में लिया। सरकार में अच्छा, दिस इज गवर्नमेंट रूल। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि पेमेंट ना तू रिटर्न डेट से पहले पहले भी कर दे तो मैं तेरे को डिसअलाउ नहीं करूं। डिसअलाउ का मतलब समझते हो? मना नहीं करा, आपको दे दी डिडक्शन। ये तो गवर्नमेंट का फेवर ही समझिए आप। क्लियर है पहले? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कुछ में पेमेंट करी थी, क्या नाम है, 26-27 में पेमेंट करी थी, ठीक है, ईयर में। तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट जो करी है 25-26 की, डिडक्शन तो उनको क्या नाम है 25-26 में मिल ही जाएगी, लेकिन पेमेंट तो उसने 26-27 वाली ईयर में करी है ना? नहीं, मैंने वो ये लिखा है कि पेमेंट शुड बी इन 25-26 और ऑन और बिफोर द ड्यू। अच्छा, ये रूल है कि इस खर्चे के लिए तेरा रूल क्या है, इस डेट 25-26 में कर दे या रिटर्न डेट। यहां तक बात क्लियर है? अब अगर आपको ना, रुक जाओ अभी एक बार, पूरी बात एक बार करूंगा पहले। ये जो खर्चा था वो कौन से साल का था? इस साल में क्या हुआ था? बोनस ड्यू। रिटर्न डेट क्या होगी? इस दिन आपको क्या भरनी है? आरओआई। कौन से प्रीवियस ईयर की? और आपने पेमेंट करी है यहाँ पे 1/12/26। ओ माय गॉड, बोनस ड्यू था 6 लाख का, पेमेंट करी 6 लाख की रिटर्न के बाद। तो अब आप मुझे बताइए, इस दिन जब तुम रिटर्न भर रहे हो, क्या तुमने पेमेंट कर दी है? तो क्या सरकार आपको डिडक्शन देगी? नहीं देगी। पहली बात तो ये कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि ये जो 6 लाख है, इट विल बी डिसअलाउड। कौन से साल में बच्चे? 25-26। रिटर्न डेट तक कम टाइम दिया हुआ था, नहीं करी। आप बोलने आ रहे हो सर कर देंगे कर देंगे, भाई मजाक थोड़ा ना चल रहा, भाई वर्बली थोड़ा ना बात होगी। पेमेंट नहीं करी तो छोड़ दे भाई उसको। सवाल ये है कि सर इसके बाद कर दी या नहीं करी? रिटर्न डेट निकल गई, डिसअलाउ हो गया, पर अब कर दी, क्या मिल जाएगी? कौन से साल में? 26-27 में। 26। ये डेट निकल गई तो आप जब भी पे करेंगे, मैं आपसे हमेशा के लिए नहीं छीन रहा हूं, वेन एवर यू विल पे आई गिव यू द डिडक्शन। ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं डिडक्शन विल बी
allowed in the year of, सुनिएगा जरा बात ध्यान से, अभी एक पॉइंट और आएगा अभी। साल बता सकते हैं? एक चीज आई अभी, एक बार समझना है, एक बार पहले मैं 25-26 की कंप्यूटेशन बना रहा हूं, सोच के देखना। मैं पीजीबीपी कौन से उसकी बात कर रहा हूं? सो लेट्स सपोज आपका कुछ नेट प्रॉफिट आ चुका था, क्यों 25-26 पे हूं मैं अभी। ये जो नेट प्रॉफिट लिया होगा, क्या मैं कह सकता हूं इसमें से ऑलरेडी वो 6 लाख माइनस होगा? ड्यू बेसिस पे अकाउंट से तो माइनस कर दिया होगा, लेकिन क्या तुम्हें डिडक्शन मिलनी चाहिए? तो आपने क्या कर दिया इसको, एग्जैक्टली 43B, और कितना ऐड कर दोगे बच्चे? 6 लाख रुपए। ये हो गया 25-26 का कंप्यूटेशन। पर भाई को डिडक्शन कब मिली है? तो जरा सोच के देखो, जो पीजीबीपी 26-27 का होगा, उसका जो नेट प्रॉफिट है ना, उस साल में तो ये पीएनएल में खर्चा ही नहीं है, क्योंकि ये तो अकाउंट्स के हिसाब से पुराने साल में है। अगले साल में तो अकाउंट्स में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है जी। यानी कि यहां से वो बोनस का माइनस होने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता जब उस साल का खर्चा ही नहीं है तो। पर क्या आपको डिडक्शन चाहिए, नहीं चाहिए? तो क्या कर देंगे आप? हाँ जी, लेस 43B। आप ये कह सकते हैं भाई मैंने जब पेमेंट करी तब तो डिडक्शन दे दो भाई, अकाउंट्स वाले ने तो पहले दे दी थी, इस साल में अकाउंट्स वाले ने कहां दी होगी? तो मेरा नेट प्रॉफिट तो इन्फ्लेटेड आ रहा हो। तो इसलिए आप क्या करेंगे, देखो बच्चे इस लेवल तक ऐसे आज तक पेपर में घुमा के ऐसा नहीं है कि भाई वो 43 भी घुमा के यहां ले आए, बट पेपर इज वेरी वेल केपेबल ऑफ डूइंग दिस। वो रादर देन जो तुम्हारे दिमाग में चलता है कि डिसअलाउ, वो ऐसे कर देगा आगे 4 साल बाद करा, तो इम्पैक्ट जानना जरूरी है। यहां तक क्लियर है? बात अभी खत्म नहीं हुई, ध्यान से सुनना। तुमने पेमेंट कब करी थी? 1/12। तो तुमको समझ आया कि ये कौन सा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या मैं बोलता हूं, रिटर्न डेट तो निकल गई, तो अब डिडक्शन विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। और ईयर ऑफ पेमेंट तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और भाई मुझे बस एक बात बता दो, अगर मैं तुम्हें ये बोल देता कि इसने पेमेंट करी है 1 जून 27 को, मतलब सर बड़े ध्यान से देखना एक बार, मैं दोबारा बना रहा हूं एक चेन यही खर्चे की। 1/4/25, 31 मार्च 26, यहां पे मेरा बोनस हुआ था ड्यू 31 मार्च 27। क्या यहां पे मैंने पे करा? नहीं करा, बट ये तो आपको पता है कि ROI तो यहां भरी होगी। मैं आपको कह रहा हूं आपने पेमेंट करी है 1 जून 27। मिल जाएगी 2 महीने पहले कर दिए। पहला सवाल, क्या डिडक्शन मिल जाएगी? मिल जाएगी। यस। आप चाहे 100 साल बाद पे कर दोगे, डिडक्शन दे दूंगा। आप कौन से साल में? ये 26-27 में, 26-27 में मिलेगी। आप बच्चे कह रहे हो क्योंकि 26-27 की रिटर्न नहीं गई इसलिए, या अगर एक बार रिटर्न डेट निकल गई तो रूल है इन द ईयर ऑफ पेमेंट। बात ऐसी है, हर साल की रिटर्न नहीं देखूंगा मैं, जिस साल का खर्चा है उस साल में आगे एक्सटेंड करके दिया हूं आपको बस। खर्चा कौन से साल का था? 25-26, यहां पे रुकूंगा रिटर्न तक। इसके बाद जब भी पेमेंट हो रही है वो जो भी साल में फॉल कर रहा है उस साल में मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कि आपको डिडक्शन कौन से साल में मिलेगी? दैट extension that you have to pay till the due date is only for the year to which expense relates. Your expense relates to 25-26, so you can pay in 25-26 or till the due date. But after that, if you delay, deduction will be allowed in the year of payment. Nothing doing with the return dates of future years. कहिए साहब, क्लियर है?
अब आपके पास एक डेटा आया है, अब आप इसको नोट करना चाहेंगे बच्चे? टूल कहाँ से करोगे भाई? हो गया सर, यही सर। कहीं से लिखा ही नहीं अभी तक यार। मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा था 7 साल लिखो बच्चे। बोनस रेट सर्टिफिकेट का है ये वेरी नाइस लेजर लाइट, घर से लाए हो बेटे? अच्छा, चोरी कर ली? हाँ ये तो है, आज घर की सफाई भी करेंगे। मैं आया था, मेरा मूड बहुत खराब था यार, बच्चों से बात करते ना मूड सही हो जाता है। अच्छे बच्चे होते हैं सारे, पता है? ऐसा मूड था कि मैं नीचे चला गया था गाड़ी में बैठ के, मैंने नहीं है सारे बच्चे गए। क्या करो, गए क्यों नहीं? कहने लगा यार, दोबारा मूड खराब कर रहा है। हाँ? आज रमजान में क्रिकेट खिलाते हैं जीएफएस में ही तो मीटिंग है बस। ऊपर वाला ही दिखा कोई बात नहीं बेटी, लिख लो बेटे लिख लो, आज पूरा टाइम दूंगा तुम्हें मैं, चिंता मत करो। 4 तक भी 3 बजे लिखा, बट आई वांट टू टीच लेस। ये जी ऊपर वाला लिख लिया? यस सर आपका मन नहीं करता ना रुकने का नहीं नहीं ऐसा क्या करूँ अब? ठीक जगह पर है ना? क्या लिख लिया तूने? लोग चिल्लाने शुरू हो जाएंगे सोचने में तो एक फोटो ले लो, एक बार फोटो ले ली इसकी। यार ये छोटा सर हो गया भाई, ले लिया ले लिया ले लिया। ये छोटा बच्चा में हो गया है इसकी मम्मी पापा इधर आके सुबह क्या है
वो पापा बोलेंगे तू बना लेना मेरे को दिल जब से देव देव करे यार अंदर करे यार आप तो क्या दो सीधा लाल टी शर्ट पेड़ी ना इतना इसने बोला ना वहां बैठ जाओ ये साइड यहाँ बैठना मैंने बोला साइड बता नहीं रिलीजन की बात करें कुछ ऐसे होता है फोन डालने वाले यहाँ जितना ये बिल्कुल नहीं कुछ बहुत अच्छी नहीं सर सर नीचे कर दो। तो है नहीं कितना है ब्रो? हाँ जी बच्चों लिखिए इधर लॉजिक यही चलते बच्चे, खर्चे बहुत सारे हैं वैसे ही। तो आइए खर्चे देखते हैं कौन कौन से। लास्ट काम करेंगे घर पे कर, इधर नहीं कर रहा। दान जी इधर चल रहा है जी। आज नहीं, आज सही डे नहीं है। आज शाम की क्लास होगी AS15, कोशिश पूरी होगी, वैसे करनी ही कर दो। हाँ 2-3 क्वेश्चन कराने हैं बस, AS15 खत्म हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन कराने बस। कॉन्फिडेंस पता डाला है 11 का सर आपको ग्रुप में कल कल क्या हुआ था? सर आपने ग्रुप में मैसेज डाला है ना मैंने हां अच्छा वो टाइमिंग क्लासेस का वो नहीं सर आई एम नो गूगल। क्या भाई मैं बोल गया। हाँ तुम भी मजे ले रहे हो, बोले स्माइली डाल रहे हो, हंसने वाला दूसरे वाला, तो और है ना आग में घी लगाने के लिए एकदम आ चुके हो। चलिए नोट कर लिए बच्चों ने, सुनिएगा सुनिएगा भैया। बात ऐसी है बच्चे, अभी भी आपको लिखना ही होगा, क्योंकि बोनस इज नॉट जस्ट वन एक्सपेंस, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं और वो खर्चों की लिस्ट है ये। आराम से पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ के दे रहा हूं, एक बार देखिएगा। Under PGBP, reduction of any expenses allowed on due basis or on cash basis as per the system of accounting followed by SSE। ये बात आपके लिए हो सकता है न्यू हो, तो अभी इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। एक सेकंड बच्चों,
आपको याद है मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि अगर तुम पीजीवीपी इनकम निकालोगे तो इफ यू वांट आप कैश बेसिस भी पूरा का पूरा फॉलो कर सकते। याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, चॉइस हो। हाँ ठीक है। तो बेसिकली पीजीवीपी एक ऐसा हेड है, आपको ऑनेस्टली बताऊं तो दो हेड ऐसे हैं जिसमें आपका चॉइस है, एक पीजीवीपी और एक अदर सोर्स। और एक कौन सा सेक्शन बताते हैं? सेक्शन 145। 145 कहते हैं सैलरी तो कैसे होती है? ड्यू बेसिस। हाउस प्रॉपर्टी भी आपने देखा था ड्यू बेसिस पे होती है। अगर आपको किराया नहीं मिले तो आपको याद होगा आपको एओ के पास जाना पड़ता है डिडक्शन के लिए, अंडरलाइज रेंट का। और तीसरा हेड कौन सा है? कैपिटल गेन, वो भी ड्यू बेसिस पे होता है। आज अगर आप अपने घर को बेच दो और अगर आपको पैसा अगले साल मिल रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं, इसी साल ही टैक्सेबल होता है। यानी कि तीन हेड तो बच्चे ड्यू बेसिस पे चल रहे हैं, लेकिन दो हेड में आपके पास ऑप्शन होती है, दैट इज यू कैन ईदर फॉलो कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। यहां तक क्लियर है सबको? जनरली assessee follows due basis, therefore deduction is allowed on due basis. Deduction is allowed on payment basis in case of following expenses. अब आपके सामने स्क्रीन पे ये जो नाम है ये सारे के सारे किस चीज के बच्चे कि इनकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। और आइए एक एक पॉइंट पहले मैं बता देता हूं, फिर नोट करना ऊपर से इसको। एनी टैक्स ड्यूटी सेज ओके, इफ यू हैव टू पे एनी म्युनिसिपल टैक्स, इफ यू हैव टू पे जीएसटी, कोई भी टैक्स आप पे करेंगे तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। इसी बात पे एक बात लिखवा देना चाहता हूं, इनकम टैक्स की डिडक्शन मिलती है क्या? तुम इनकम टैक्स निकालने के लिए इनकम निकाल रहे हो, इनकम टैक्स कैसे निकलता है? इनकम पे इनकम आएगी तो टैक्स दोगे, तो क्या डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स मिलती है? नहीं मिलती, क्योंकि इसको ना पर्सनल एक्सपेंस बोला है। इनकम टैक्स को ना, चाहे आप बोलोगे सर कंपनी है तो ये तो पर्सनल कैसे हुआ, बट इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती क्योंकि इसको माना जाता है पर्सनल इन नेचर, चाहे आप कंपनी भी हो। तो रजिस्टर के टॉप पे लिख दीजिएगा डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। आगे भी आएगा ये, पर अभी दिमाग में है तो लिखवा रहा हूं, डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स is not allowed. Deduction of income tax is not allowed to the assessee. Assessee समझते हो बच्चे? जिसके लिए भी आप इनकम निकाल रहे हैं। assessee can be an individual, can be firm, can be HUF, company, कोई भी हो सकता है assessee। क्या लिखा है मैंने? Deduction of income tax is not allowed to the assessee because income tax is considered as expense of personal nature. Expense of personal nature. हालांकि चलो ठीक है लिख लो, हालांकि कंपनी के ऊपर अगर केस हो जाए, कंपनी लॉयर रखे, लीगल फीस पे करे, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे, अलग सवाल और बढ़ते जाएंगे वो। लेकिन इनकम टैक्स डिडक्शन मिलती है नहीं मिलती? नहीं मिलती। और आप सिंपल रखने के लिए कर लो, याद करो हाउस प्रॉपर्टी, याद करो हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल टैक्स मिलता था ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, वो तो हाउस प्रॉपर्टी होती है, मुझे एक बात बताओ, रिलायंस की जो इतनी सारी बिल्डिंग है जहां पे उसने अपनी दुकानें खोल रखी है, जहां पे उसका ऑफिस है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जा रहा होगा? तो वो हाउस प्रॉपर्टी लेता है टैक्स? पीजीबीपी में लेगा भाई, पूरी की पूरी बिल्डिंग पे वो बिजनेस कर रहा है, उस बिल्डिंग का क्या जा रहा है? प्रॉपर्टी टैक्स। तो बात इतनी है, पेमेंट करेगा तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर है? आप आगे सुनते जाइएगा फिर लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चे? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। आपको ज्यादा गहरा जाने की जरूरत नहीं, वैसे तो सैलरी पढ़ लिया तुम। एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं? नहीं, पेपर में सर घूम जाता, याद आ रहा होता पीएफ का पॉइंट लिखा है, ध्यान रखना किसका नाम लिखा हुआ है? एम्प्लॉय। आपकी सैलरी है 50,000, 30,000 आपको कैश में मिलेगी, 10,000 एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, 10,000 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। और मैं तो डिडक्शन पूरे 50 की चाहूंगा, तो उस 50,000 के अंदर वो जो 10,000 है ना, जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब मैं उसको पे करूं। क्लियर है बच्चे? भाई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन आपको सिर्फ नाम याद करके चलना है, वो जो लॉजिक है वो तो हमने वहां भी बनाए थे और आगे भी आएगा।
आपको बस ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन कब मिलेगी, ऑन पेमेंट बेसिस मिलेगी। समझ रहे? नेक्स्ट अभी अभी हमने करा था बोनस एंड कमीशन। लीव सैलरी अलग पॉइंट आ जाएगा, बोनस एंड कमीशन ही बोलना, पेबल टू एम्प्लॉय। इसके बाद जो DEF है ना, ये तीनों इंटरेस्ट है बच्चे। इंटरेस्ट फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, NBFC, और भी नाम लिखे हुए। मुद्दे की बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है DEF अल्टीमेटली किस चीज पर है बच्चे, इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर G क्या है, लीव सैलरी टू दी एम्प्लॉय। यानी कि सर अगर किसी की लीव सैलरी ड्यू हो गई तो डिडक्शन मिल जाएगी या डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलेगी, पेमेंट बेसिस पे। उसके बाद बच्चे एनी सम पेबल टू रेलवेज। अब सर ये रेलवेज कहां से आ गया बीच में, आपको पता है बच्चे रेलवे कंपनी सरकारी कंपनी है, मानते हैं आप? यस। तो वो ना अपने एसेट्स को यूज करने को देती है कॉर्पोरेट्स को भी। आप टिकट ले रहे हो वो अलग चीज होती है, लेकिन अगर मेरे को एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन चाहिए और मुझे कोल ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा IRCTC के साथ? सोचो कोल इंडिया, कोल इंडिया क्या करता होगा कि जो पैसेंजर वाले ट्रैक जा रहे होंगे उसी में एक कोल ऐसे होता होगा, या कुछ लॉजिक हो सकता है कि ये कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो सकता है, यू नेवर नो। डेडिकेटेड लाइन का किराया बता दो जी, IRCTC आपको पैसे दे देंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो क्या हो रहा था, रेलवेज ना रेलवे सर्विस दे रहे, जैसे सपोज करो मैं रेलवेज हूं, आपको भी दे रहा हूं मैं, गुड्स का यूज कर लो, मशीनरी यूज कर लो, आप पैसे नहीं दे रहे मुझे। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला, रेलवेज पैसे आ रहे हैं, रेलवेज बोला नहीं आ रहे, उन्होंने कहा रुक एक सेक्शन में ऐड कर दे। अगर तुमने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, तुमने खर्चा करा पैसा देना है, अगर तुमने नहीं दिया तो डिसअलाउ हो जाए। और डिडक्शन कब मिलेगी तुम्हें, इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तो इससे क्या हुआ, रेलवेज के जो रिसीवेबल्स थे, आप सबसे पैसा लेना था, लोगों से पैसा आना स्टार्ट हो। समझ रहे हो? तो क्या लिखा हुआ है बच्चे, एनी सम पेबल टू रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। कहिए बच्चे, क्लियर है? इन लास्ट पॉइंट जो नया ऐड हुआ है, दैट इज MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इस पे अलग पॉइंट चलता है, लेकिन आप क्या करिएगा, यहां के रूल सीखे आपने भी। आपने किधर के रूल सीखे, सारे के सारे A से लेके H तक। इसका रूल अलग है, तो ऐसे एक बॉक्स बना के फिर इसको लिखिए। ठीक है जी, स्टार्ट कर दीजिए। लिखोगे या आगे बढ़ो? लिख लीजिएगा। हाँ जी, MSME का भी अलग जाएगा। सर ऊपर से लिखना है पूरा? ऊपर से लिखिए, वैसे नोट्स बना रहे हो तो सही से AC कूलिंग कर रहा है ये। अरे तो नहीं, और AC में मैं बोल देता हूँ, इसको नोट करो। कौन सा एग्जाम्पल, नहीं वो तो आप लिख चुके, ये वाला तो डिटेल्ड आप सारा देख चुके हो। आपने इधर से लिखना है बच्चे। एक तारीख को है, नहीं 3 तारीख को है। कोई बैग है ना? क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया। तो क्लियर बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। ये सब मुझे तो नहीं क्लियर ना हो। नहीं मेरे को ऑलरेडी क्लियर है। अच्छा कहाँ से तो तुरंत काम करना है। क्या सकता है इसमें और राइट में इंटीग्रेशन पावर तो ये तो बिना नहीं करते कितने गरीब लोग मान लेना तो क्या मैं देखा उनसे वो बैठे क्या कह रहा है तो कौन सी चीज के सारे गरीब इसके बाद है तो बोलते
नीचे से देखा जनरली से दिखाना क्या है तुम मुहावरा दो काम करते इसका नीचे वही करेगा बाय नीचे ऊपर वाला भी ये फाइल वैसे मैंने भेजी हुई है, आप फाइल देख भी सकते हैं। 10 नंबर मैक्सिमम, हाँ तो बहुत ही कम हुआ है दोस्त। रेट का टेंशन मत लो, रेट कुछ भी नहीं, रेट पूछते भी नहीं है। रेट बता देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी आता है रेजिडुअरी 15%। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे लिखता आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अपने नोट्स की अलग ही है। सर इसमें वाले क्वेश्चन में लेकिन नहीं दे रहा आंसर दिखाने से कोऑपरेटिव ऑप्शनल हाँ मिलेगी तो नहीं मिली सर नहीं सर पेपर का जल्दी का पेपर है तो उसमें ये एम्प्लॉय ना गवर्नमेंट कंपनी कंपनी में एम्प्लॉय है गवर्नमेंट कंपनी में तो छोटे मोटे लोग भी होते हैं तो उनकी भी सरकारी नौकरी होती है, उनकी भी तो सरकारी नौकरी है। जरूर सरकारी नौकरी गवर्नमेंट कंपनी में भाई सरकारी नौकरी ये दे रखा है आंसर में, आंसर निकाल नीचे का बोर्ड वो समझ गए हो तुम लोग देखा होगा बस यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो ये आंसर देख के पूछा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है जिसपे उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जा रहा। हाँ गवर्नमेंट कंपनी बस स्पेसिफाई करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब करते हैं What do you mean by government employee? Government employee is employee of government सेंट्रल company. गवर्नमेंट स्टेट में जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉय होता है ONGC है, ONGC है। उसमें सारे एम्प्लॉय गवर्नमेंट ना जो उसके होने पर है तो सरकारी एम्प्लॉय को हाँ कोई भी तो क्लर्क से लेके सारा का सारा गवर्नमेंट एग्जाम देके बस अबे नहीं मैं गवर्नमेंट वो तो मतलब अलग चीज है। बट ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज है, अनयूजुअल है वो।
हाँ दोस्त, लिख तो लो, बस ऐसे ना ब्लॉक बना लेना बच्चे कि एच तक कुछ बात हुई है और ये सेपरेट है, ताकि आपके दिमाग में रहे। लिखो जी, पूरा ही लिखो, नोट भी लिखना है बच्चे। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला लिखा हुआ है। हाँ, आई के लिए नहीं है वो। अगर ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ मैं इधर, अबव एक्सपेंस एक्सेप्ट आई। चार बजे 5 बजे बनाया करो, तब थोड़ा हो जाएगा। वो फिर रात का कोई बात नहीं यार, बोल दो यार। दिन साइन सर आप तो आप क्या आलू के पास काम करिए अच्छा दिन तो दिन अच्छा नहीं है इसीलिए खेलने के लिए लंबाई से आते उस हिसाब से तो भी डेली खराब हो जाओ। एमएसएमई का है ना? एमएसएमई है जी, बोलो जी। अरे नोट एमएसएमई का है। नहीं बात नहीं भाई, एमएसएमई को छोड़ इसको छोड़ कर है ब्रो, ये ब्लॉग बनाया आपने, आई को लिख दिया, वैसे तो ये ना भी लिखते इधर पर, अब मैंने लिखवा दिया तो ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी इसी के, और वो आ जाएगा समझ में, जैसे मैं जब बात करूंगा तो तुम्हें नेचुरली समझ आ जाएगा, दिस इज नॉट फॉर दैट। यहाँ तक क्लियर है? बोलूं आगे कुछ? ये आज लिख लो बेटे बस, आज दिन हल्का है, अगली क्लास में बोलता ही जाऊंगा, अगली क्लास में नहीं रुकूंगा बेटे। सकल देखिए बच्चे होते हैं फूल बनने के लिए दोस्त की बेइज्जती कर देते हैं। आइए आप भी इसमें ध्यान भाई है तो ये इसकी नहीं मैं पूरा यार लगेगा भाई हाँ जी, लिख लिया बच्चों? नहीं सर जरूरी चाहिए, जरूरी चाहिए। हाँ हाँ, आठ हाँ जी, ठीक है ना, ये भी सही। लिख लिए बच्चे? ओके, थोड़ा सा वो कर लो और मतलब मैं इसलिए आपको भी लिखवा रहा हूं क्योंकि नहीं तो भूल जाओगे। जैसे अगला पॉइंट भी देखो, अब आपको कनेक्ट हो रहा होगा सारा, ये भी लिखिएगा। If it is not so paid, such expense will be disallowed, that is added back. It will be allowed in the previous year in which it is paid. और allowed का मतलब क्या होता था कि वो माइनस हो जाता था उसमें से। एग्जाम तो बनवाई थी आप तो नहीं यार बट अब लास्ट डे जब करेगा ना तो मतलब वो, हाँ तो वो फ्लो होता है कि वो लिखा होगा तभी बनेगा होगा। ये जी अमित तेज जी ने लिख लिया?
बोरो वंश ये भी लाइन रहेगी तो ये सब नहीं लिखना आपको, ये हम एग्जाम्पल बना चुके हैं। अब आइए जरा हेडिंग डालिए, मैं इसी के अंदर ही हूं। एंड दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। पहले एक लॉजिक समझ लेना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन का मतलब समझते हो आप? अगर आप लोन लेते हैं तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, और अगर आपने पे नहीं करा तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, अगले साल भी पे नहीं करा तो हाँ जी, कैलकुलेशन करना हमारा रूल नहीं है। मेरा आपसे बस ये सवाल है, अगर आप पे नहीं करोगे तो बैंक भी आपसे परेशान हो जाएगा और आपको बोलेगा भाई साहब प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्यों नहीं दे रहे आप ब्याज और प्रिंसिपल। तो कई केसेस में जहां पे अगर बिजनेसमैन फंसा होता है तो उसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग भी करी जाती है। जैसे कि मान लो तुम्हारे को मैंने 100 रुपए का लोन दिया था, 5 साल हो गए तुम मुझे ब्याज नहीं दे रहे, 5 साल ना प्रिंसिपल दिया ना ब्याज दिया, तो 100 रुपए पे 10% ब्याज कितना हुआ मान लो 10 रुपए। कैलकुलेशन इजी रखिएगा, आज मैंने आपको दिए 100 रुपए, 1 साल बाद कितने का ब्याज हो गया ड्यू, 10 रुपए। अगले साल सिंपल इंटरेस्ट रखिए, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, 5 बार हो गए, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस 150। मैंने कहा भाई कभी तो पैसे दे दे भाई। आपने कहा सर मैं दे दूंगा पर ये 10% की जगह सर मैं 10% उठा नहीं पाता, प्लीज इसको 5% करा दीजिए सर। तो ये तो मीटिंग्स हो रही है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। मैंने कहा चल कराया, और आपने बोला सर एक काम करो ना, आप पूरा का पूरा लोन ही बोल दो 150 रुपए, छोड़ो ना कि 100 रुपए का लोन था 50 का ब्याज है। आप ऐसा बोल दो कि ये जो इंटरेस्ट है सारा का सारा किसमें चला गया, प्रिंसिपल। यानी कि अब आपका लोन कितने का दिखेगा, 150 का, और ब्याज भी कम कर दिया मैंने, कितना परसेंट, 6%। आप मुझे बताइए क्या आपके इंटरेस्ट को मैंने जीरो कर दिया है या नहीं करा? कहने से योर इंटरेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लोन। तो बिजनेसमैन कहता है सर देखिए इंटरेस्ट को जो हमने क्या नाम है प्रिंसिपल अमाउंट में ज्वाइन करा, तो इसकी वजह से तो हमारा तो जो इंटरेस्ट पे करेंगे हम आगे चल के, जैसे कि हम 10 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे थे पहले, अब हमें 7.5 का पे करना पड़ेगा। क्यों 7.5 कहाँ से लेते हो? 15% का अगर क्या नाम है 150 रुपए है ना, 150 अगर हम हाफ करेंगे तो 5% करेंगे तो 7.5। हाँ ठीक है, तो फिर भी तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो तू क्या चाहता है, विन विन सिचुएशन, मतलब तेरा मैं ब्याज भी छोड़ दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दूं, तो नेगोशिएशन है ना। आप उसके अंदर आपका पॉइंट, आप बिजनेसमैन जो कि लोन वाले, और मैं बैंक थोड़ा हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन एज अ बैंक क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन एज अ बिजनेसमैन क्या है, हम उसके अंदर थोड़ा घुस सकते हैं। वो तो डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट डेज, डिफरेंट नेगोशिएशंस है। वो तो तेरे को समझ आती है तो आती है, नहीं आती तो मैं तो कल तेरे घर रिकवरी डिपार्टमेंट को भेज दूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं उस नेगोशिएशन का पार्ट थोड़ा ना बन सकता हूं। मैं तो आपको ये कह सकता हूं कि आपकी एक स्टेटमेंट है जिसमें आपने इंटरेस्ट नहीं दिया था, और मैंने उसको मर्ज कर दिया, किसके अंदर मर्ज कर दिया, लोन में। सो डज दिस अमाउंट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड यू गेट द डिडक्शन अंडर 43B। क्या कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन शुड बी ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? क्योंकि आप सोच के देखिए पहले साल आपका 10 रुपए का ब्याज था, आपको डिडक्शन मिली होगी, नहीं मिली होगी, क्योंकि आपने पे नहीं करा था। सेकेंड ईयर में मिली आपको, नहीं मिली, तो आपने हर साल एड बैक करा होगा 10 रुपए। और आज जब छठे साल में तेरा 50 रुपए का ब्याज मैंने लोन मान लिया, तेरे को डिडक्शन दे दूंगा क्या मैं? इज इट एक्चुअल पेमेंट? नॉट एट ऑल। तो सबसे पहली चीज, इन द रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स एट मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आपका जो इंटरेस्ट है उसको कम भी कर दिया जाता है। मान ले मैंने वेव ऑफ कर दिया, ले तेरा ब्याज कितने का था भाई, 50 का, 30 रुपए वेव ऑफ कर दिया, तो तुझे डिडक्शन ले लेगा इसकी? थोड़ा ना, अगर 20 की पे कर देगा तो ले ले, और अगर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है तो 50 का 50 दे दे, ले ले डिडक्शन।
बट इट शुड बी एक्चुअल पेमेंट, नो? तो सबसे पहली चीज, ड्यूरिंग रीस्ट्रक्चरिंग अगर आपके इंटरेस्ट को मैंने लोन में कन्वर्ट करा, क्या उसको मैं पेमेंट मान के आपको डिडक्शन दे दूं? नहीं, पहली बात। अब मैं पुराने एग्जाम्पल पे जा रहा हूं। तुम्हारा प्रिंसिपल कितने का था? 100। ब्याज कितना इकट्ठा हो गया था? 50। टोटल लोन कितने का हो गया? आपने दे दिए 15 रुपए, क्योंकि 150 था ना। 10 साल की स्कीम बनाई थी मैंने, ब्याज रोक दिया मैंने, तेरा जा आगे ब्याज ही नहीं है। कितने का रुपए देना तूने मुझे? 150। कितने रुपए ले लिए तेरे से पहले साल में? 15। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या इसके अंदर हिडन इंटरेस्ट है कि नहीं? इट इज एक्यूमुलेटेड, बट क्या ये 10-5 का रेशियो नहीं चल रहा होगा? तो तब आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इवन इफ यू आर सेइंग कि सर ये तो प्रिंसिपल है, बट अगर आपके पास बैक एंड डेटा है और आप ये रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल दिखा सकते हैं मुझे कि सर ये जो 15 है, ये मैंने बैंक से भी लिखवा लिया कि टेक्निकली वो 10 का प्रिंसिपल है और 5 का इंटरेस्ट। तो चाहे वो सामने पेमेंट क्या दिख रही है, लोन की, बट उसको इंटरेस्ट मान के जब आप एक्चुअल पे करेंगे मैं आपको डिडक्शन दूंगा। मेक सेंस? सरकार एक ही प्रिंसिपल पे रह रही है, ब्याज पे होगा तो डिडक्शन मिलेगी, कन्वर्जन पे नहीं मिलेगी। और चाहे तो उसको प्रिंसिपल दिखा दे, पर अगर उसके पीछे रियल में वो ब्याज है तो मैं दे दूंगा डिडक्शन। 50 तो माइनस हुआ नहीं ना, 15 जो दिया आपने उसके अंदर जितना इंटरेस्ट है वो। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है, देखिए। ईयर 1 में आपका लोन कितने का है बच्चे? इंटरेस्ट कितने का? आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? मुझे बताओ, मैंने कुछ पे नहीं करा, तो क्या कह सकता हूं एड बैक हो जाएगा 12 पीजीबीपी कंप्यूटेशन में? अगले साल आउटस्टैंडिंग कितना चल रहा है? इंटरेस्ट मैंने सिंपल इंटरेस्ट ले लिया। आपका मन कर रहा है ऐड करके कॉम्प्लिकेट करना है, कर सकते हो, लेकिन बात यह है जो भी इंटरेस्ट है उसका होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, मैंने फिर इंटरेस्ट लिया। अब आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? पर क्या मैंने कुछ पे करा? तो एड बैक क्या हो जाएगा? 12। ईयर 3 में मैंने कुछ पे करा? नहीं करा, एड बैक क्या हो जाएगा? 12। ईयर 4 में रीस्ट्रक्चर हुआ और जितना आउटस्टैंडिंग था सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? लोन। सो विल यू गेट डिडक्शन? नो, दिस कन्वर्जन विल नॉट गिव यू द डिडक्शन। दूसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गया? कम हो गया। तो मैंने आपके साथ ये ऐसे लैंग्वेज में लिखा है कि ये कौन सा साल है बच्चे, मान लो 22-23, तो क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन इज पेमेंट। तो ये बिजनेसमैन कह रहा है क्या आपको डिडक्शन मिल जाएगी? ठीक है, आंसर इज, समझ आया आपको? क्या इस कन्वर्जन के बेसिस पे आपको डिडक्शन दे दूं? नहीं। अब आगे लिखा मैंने कि सर ये अगला स्टेप है कि टोटल मैंने पेमेंट कितनी करी अभी? 30 की, जिसमें से आउट ऑफ 136 प्रिंसिपल कितने का हो गया था? 136। मैंने 30 रुपए की पे कर, मैं बैंक को बोला भाई 30 का बाइफर्केशन दे दे भाई। ठीक है, उसने कहा 18 प्रिंसिपल और 12। अब डिडक्शन मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी। भाई तू बिजनेसमैन है, तू लेना चाहता है नहीं लेना चाहता, तू एक बात बता बस। डेटा पीछे क्या क्या बनाना है वो सरकार और बैंक का काम है। आप अपनी डिमांड बताओ, आपको मैं दे रहा हूं, आपको आपत्ति हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए, तो इस चीज में डिस्प्यूट क्यों होगा? और सरकार दे रही है, सरकार रोक दे तो मैं बोल दूंगा नहीं दूंगा। सरकार कह रही है कि चाहे तू इसको कन्वर्ट हो चुका है, बट अगर इसके अंदर आज भी वो इंटरेस्ट का बैकएंड में वो डेटा है, तो दे रहा हूं आपको डेटा। गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट जैसे मना कर देगी, क्रॉस लगा देंगे। बिजनेसमैन का फायदा ये है। बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर ये क्लियर है तो इसको लिखिए ना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन को। सर इसको सर बाद में लिख लेंगे। एक बार लिख लो अब। सर पेपर देने आना है सर। अच्छा, सर सर 10 मिनट के बाद सर 12 और 12 की वो खुद से की है ना? ये तो खुद से करिए, तो बैंक के पास है। फिर ये तो डिपेंड है। तो पीछे डाल देगा। ठीक है, आज अगर तू बैंक से लोन लेता है, कितना इंटरेस्ट, कितनी ईएमआई, ये तो बैंक देता है, वो इंस्टीट्यूशन देता है, ये तो डिफाइंड बात हो।
इसके पीछे हम नहीं घुस सकते। चले सर वो परसू करते हुए फोटो यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब मैं आपके साथ लास्ट पॉइंट कर रहा हूं, दैट इज एमएसएमई। पहले एक बार बोल देता हूं एमएसएमई, फिर लिख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एमएसएमई? बड़ी एंटरप्राइजेज हैं, छोटे एंटरप्राइजेज? मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये लोग मार्केट में होते हैं नहीं होते? बट इनसे ना लोग मतलब जैसे काम तो करा लेते हैं पर इनको पेमेंट नहीं करते, समझ रहे हो? तो एमएसएमई सेक्टर ने सरकार को बोला सर हमारा भी नाम लिखवा दीजिए, क्योंकि हमने भी लोगों से पैसे लेने हैं, हम रिकवर ही नहीं कर पाते सर। जैसे रेलवेज रिकवर नहीं कर पा रहा था, ऐसे एमएसएमई भी नहीं कर पा रहा। तो सरकार ने बोला कि तुम्हारा रूल कुछ ऐसा बनाते हैं कि जैसे सपोज करो एक इंसान ने गुड्स परचेज करे या सर्विसेज ली, कितने रुपए की, एग्जांपल है कितने रुपए की बच्चे, 5 लाख। तो रूल ये है कि मिस्टर ए हैज टू पे विद इन हाउ मेनी डेज, ये लॉ में लिखा हुआ है एमएसएमई के और इनकम टैक्स में, और एज पर द एग्रीमेंट विच एवर इज, यानी कि पहले पॉइंट में बच्चे आप मुझे बताइए एग्रीमेंट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? एग्जिस्ट। तभी तो ये आ रहा है कि या तो 45 या एग्रीमेंट। सपोज करो एग्रीमेंट कहते हैं 90 दिन में दूंगा, तो 45 अर्लियर लिखा है ना भाई साहब, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। और अगर एग्रीमेंट कहते हैं 5 दिन में दे दूंगा, 5 दिन में। एमएसएमईज के साथ अगर आपका एग्रीमेंट होता है तो आपको या तो एग्रीमेंट में जितने दिन लिखे हैं या तो उतने दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, या तो कितने दिन में करना पड़ेगा, 45 विच एवर इज अर्ली। अगर एग्रीमेंट में लिखा है आई विल पे यू आफ्टर 100 days, आर यू अलाउड टू पे? नो। आपको कितने दिन में करना होगा? एग्रीमेंट में लिखा है 4 दिन में कर दूंगा, मैं आपको कर दूंगा। यहां तक क्लियर है? क्या हर केस में एग्रीमेंट होते होंगे या नहीं होते होंगे? भाई इतनी बड़ी दुनिया है, हर कोई बना रहा है नहीं बना रहा। इन केस नो एग्रीमेंट you have to pay within 15 days, this is as per law। एग्रीमेंट है तो 45 या एग्रीमेंट whichever is earlier, नहीं है तो कितने दिन में? 15 दिन में। डिफाइंड बात। तो एग्रीमेंट एग्जिस्ट और एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तक क्लियर है? बात ऐसी है जी, अगर तो आपने पेमेंट कर दी विद इन 45 डेज, कि एग्रीमेंट के हिसाब से कितने दिन आ रहे हैं मान लो 45 डेज, या इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट तो कितने दिन में करनी होगी, तो मैं आपको डिडक्शन दे दूंगा ऑन ड्यू बेसिस। बात ऐसी है, आप सब एमएसएमई हो, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बिजनेसमैन, और मेरा आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं, मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं, तो मैंने आपको कितने दिन में पेमेंट करनी है? 15 दिन में। और अगर मैंने कर दी तो सरकार कहेगी डिडक्शन कैसे ले ले? ड्यू बेसिस। एग्जांपल देता हूं फटाफट। आज 20 मार्च है, 20 मार्च, 20th of March, द ईयर इज अबाउट टू क्लोज, और साल भी बता देता हूं 20 मार्च 26। कौन सा दिन है आज? 20 मार्च 26। कोई एग्रीमेंट नहीं, कितने दिन में पेमेंट करनी है मैंने आपको? 15 दिन। गिन लो जरा 15 दिन मोटा मोटा। 5 अप्रैल मैंने 4 को पेमेंट करूँ। Have I paid within 15 days? Yes. If I paid within 15 days, मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे डिडक्शन ड्यू बेसिस में मिल जाएगी। इसका मतलब कौन से साल में? 25-26 में। 25-26 में ड्यू बेसिस, not on payment basis. If I pay within the timelines, and what are the timelines? In case of no agreement 15 days, in case of agreement within 45 days, तो ड्यू पे मिल जाएगी। समझ आया सबको?
और अगर मैंने विद इन ड्यू डेट पेमेंट ना करी तो इन द ईयर ऑफ पेमेंट। रिटर्न विटर्न का कोई झमेला ना है। 20 तारीख को 20/3/26 का एग्रीमेंट है। 15 दिन कब बन रहे थे आपके? 5 अप्रैल, 15 अप्रैल को करी है आपको पेमेंट मैंने। पहली बात समझो, हैव आई पेड विद इन द टाइम लिमिट्स? आई एम नॉट पेड। आपको समझ आ रहा है सबको ना? बेटे एग्रीमेंट है, डेट ऑफ एग्रीमेंट है बच्चे 20 मार्च 26। खर्चा कब का है मेरा ये? सॉरी, 20 मार्च 26। सर जी एग्रीमेंट है क्या? नहीं है। तो मुझे बताइए व्हाट आर द टाइम लिमिट्स? 15 दिन। डेट बता दो। 4 अप्रैल। अरे वो छोड़ना, एक दिन के हिसाब से मैं दिन भी गिनवाया, छोड़ दो उसको। 5 अप्रैल 26 मैंने पे करा 3 अप्रैल 26 को। मुझे बताओ मुझे डिडक्शन कौन से साल में मिलेगी? एग्जैक्टली क्योंकि मैंने विद इन द टाइम फाउंडेशन पे कर दिया। मैं अच्छा इंसान हूं, ड्यू बेसिस चल रहा है मेरे पे। लेकिन अगर मैंने पे करा होता 8 अप्रैल 26 को, 26 क्या मैंने विद इन ड्यू डेट्स पे करा? नहीं सर। नहीं करा। एग्रीमेंट नहीं है, 5/4 को ही पे करना है, पेड ऑन 8। क्या मुझे डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिलेगी या पेमेंट बेसिस पे? तो अगर पेमेंट पे मिल रही है तो ये जो साल है उसमें मिल जाएगी तुम। तो ये साफ जी क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो इसी एग्जाम्पल में आपकी बात बन जाएगी। मुझे बताइए क्या इसको आप लिखना चाहेंगे? लिख लीजिए। और इसी के साथ आपका सेक्शन 43 भी पूरा का पूरा डन। सर पेपर है। सर अगर उस एग्जांपल में हाँ दोस्त। सर अगर उस एग्जांपल में 5 तारीख को पे करते हैं हम तो अभी 25-26 में डिडक्शन मिलती ना। नहीं, अब विद इन ड्यू डेट है ना, तो नहीं, फिफ्थ नहीं तो ड्यू इंक्लूड बेसिस होगी। पे होता। खर्चा तेरा जिस जिस टाइम का उसे मिल जाता। तो पच्चीस मतलब छब्बीस मैं कह रहा हूँ 5 को कंसिडर करेंगे ना विद इन 15 हाँ डेज कर रहा है में। कंसिडर। 5 लास्ट डेट है, 5 को करता है तो विद इन ड्यू डेट है। ठीक है सर, ओके। बताइए क्लियर है बच्चे? सर और कुछ नहीं करा होगा ठीक कराना चाहूँ अभी कल आएंगे भाई आज डेट चले जा रहे हैं कम चांस लग रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस या वो। हाँ अभी लिख लिया यार, कोई बात नहीं ना, अब लिख रहे हैं तो। नहीं नहीं वो लिख लो आराम से, कोई बात नहीं। आज होमवर्क दे दूंगा आपको काफी। डेप्रिसिएशन, हाँ अभी नहीं दिया नहीं था ना, वो क्वेश्चन मार्क नहीं करे थे, अभी वो मार्क कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। क्लियर है आरिफ जी को? जल्दी। हाँ बताइए। ऐसे ही बोल रहा है तो ऐसे बोला तो आपने जल्दी लिख लो रे। ऐसा कैसा सही किया? मैंने ये फाइल भेजी भी हुई है क्या? क्या करना? मैं फाइल टेलीग्राम पे भेज भी देता हूँ। टाइम लग जाएगा, भी रुक जाओ।
वैसे मैंने पूरा भेजा हुआ है बच्चे, सिर्फ ये एग्जाम्पल अभी बनाया है, बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है। इफ आई से सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं हुआ है, बाकी फाइल में सब कुछ है आपके पास, पेज नंबर 17 पर। पूरा पढ़ा है ब्लैक पे आजकल की पढ़ाई मतलब जी, लिख लिया बच्चों ने? वैसे तो होमवर्क का तो मैं डिक्टेट कर दूंगा। हाँ जी।
इलस्ट्रेशन बोलूं बच्चों? आगे करा कैसे आठ कौन सी ग्रुप में देखो हाँ 6.2 6.2 3 6.4 6.5 सब ग्रुप पे लिख के भेजना। एक बार लिख लो तो मैं डिक्टेट दोबारा 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 6.8 6.9 बताऊंगा अभी तो। 6.10 भाई लिख रहा है ना मैं लिख रहा हूँ। सर लिख रहे हो ना मेरा पूरे चैप्टर 6.11 6.11 ना सर हाँ जी 6.15 6.16 अब point 17 6.18 नीचे लिख देना। बस एक इलस्ट्रेशन और आएगी बस 43B की। नहीं नहीं एक आ रही है, रुक जा। और बच्चों जो ये होमवर्क है ना, ये अगली क्लास तक करके रखना। चेक होगा और एकदम से ना पीजीबी भी हो सकता है 6-7 घंटा होने वाला है। क्लियर भी नहीं होगा तो यार ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो सर पॉसिबल बात है अगर आप पॉसिबल क्वेश्चन से स्टार्ट करो। यार नहीं यार, तुमने ना पता है चांस की बात है, तुम्हारे बैच में हो ही नहीं रहा है ये। घंटे की क्लास नहीं तो बहुत नॉर्मल वाला ऐसे खींच लेता था और वो है। हाँ, मतलब 4-5 घंटा तो आराम से होता था। पीजीबीपी कोई हेड है ना जैसे, मतलब एकदम ड्यू है अभी एकदम 6.30। और ये गिरीश ओझा सर की जो बुक है उसमें से करना है, ये मॉड्यूल का नहीं है। और अगर आप अपने मॉड्यूल से इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लोगे तो वो डन हो जाएंगे आप। हाँ जी, डेप्रीसिएशन और 43B का जो मर्जी सवाल कहीं से भी करोगे हो जाएगा। और मैंने ये जो जिस बुक से दिया है मैं अभी टेलीग्राम पे भेज दिया है, उसमें से आप देख लेंगे। मुझे पहले भी डाला हुआ था ग्रुप में भी, पर अभी दोबारा भेज रहा हूँ। ठीक है बच्चे, लिख लिया बच्चों यहाँ तक? ठीक है, पीजीबीपी प्लीज बच्चे अपना अपडेटेड रखना, बहुत चांसेस हैं। क्या हुआ? क्या दोस्त? हाँ ग्रुप पे आ जाएगा बस। मैं टेलीग्राम पे होमवर्क डाल रहा हूँ। प्लीज बच्चे अपडेटेड रहना। पीजीबीपी एकदम से बहुत 6-7 घंटे देने वालों में एकदम से, ठीक है? तो मतलब ऐसा ना हो कि एकदम से आपके लिए ना पीजीबीपी लोडेड हो जाए
अभी तक जितना करे हमने रीजनेबल सही कर लिया है, बट एकदम से 6 घंटे में बहुत सारे प्रोविजन होने वाले हैं। ठीक है, 6 घंटे का मतलब होता है कि 4-5 घंटा, ठीक है, और फिर एक बार और 4-5 घंटा, और मैं चाहता हूँ पीजीपी एकदम से खत्म हो। अभी के 4-5 घंटे में आ गए, सोच रहा और कितना भगवान मुझे मौका दे बस एक बार, ऐसा बन नहीं पा रहा है वो मौका। दूंगा नहीं बेटा मैं, टाइम मेरा नियत नहीं है, जून में था बेटे, तू देख यार वो 6 पे घबराएगा तो। ठीक है चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे। और हाँ तो ठीक है ना, आज नहीं था भाई, बोल रहा हूँ ना, अभी ऑफ था, आज नहीं है अभी पढ़ाने का वो कल। ठीक है हाँ, तुमको पढ़ने का टाइम चाहिए होता था ना, पढ़ लो फिर जाके। ठीक है चलिए, इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। अभी आप बच्चों की अकाउंट्स कितने बजे है? 3 बजे होगी ना, 3 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।